हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पे। आइए हम लोग पॉलिटी के इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल इज लिस्टेड इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है ये जो जानवरों के अगेंस्ट जो ये होते रहता है क्रूएलिटी जो होता है, तो उसको रोकने के लिए, उसके रोकथाम के लिए इस कौन से लिस्ट में इसका मेंशन किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कंकरेंट लिस्ट, यानी समवर्ती सूची में है इसका ये मेंशन है। यहाँ पे देखिए यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और ये सब दिया हुआ है। तो हम सभी जानते हैं कि 7th शेड्यूल में 7वीं अनुसूची में ये सारे तीनों लिस्ट मेंशन है। और ये भी हम जानते हैं कि यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स होते हैं, 97 आइटम है। इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाता है। स्टेट लिस्ट में अपने पास 61 आइटम्स हैं, 61 आइटम है जिस पे स्टेट गवर्नमेंट बनाता है कानून। और कंकरेंट लिस्ट में अपने पास 52 आइटम्स हैं जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट दोनों कानून बनाता है। ठीक है। और इसमें हम लोग बात करते हैं, अब चूँकि इस कौन से लिस्ट में कौन सा आइटम है इसकी बात की गई है, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, तो पहले जैसे यूनियन लिस्ट की बात करें, यूनियन लिस्ट, तो इसमें क्या सब है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे डिफेंस, रक्षा, फॉरेन अफेयर्स, विदेश मामला जो भी होता है, विदेश नीति भारत बनाता है। ठीक, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि, ये सारे यूनियन लिस्ट में आते हैं। स्टेट लिस्ट में अपने पास क्या है ये भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे पब्लिक ऑर्डर है, शासन व्यवस्था बना के रखना, पुलिस है, हेल्थ है, हॉस्पिटल्स और गैम्बलिंग। ये याद रखेंगे, गैम्बलिंग स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। गैम्बलिंग ये जुआ वगैरह होता है, कसिनो जो देखते हैं हम लोग, ये गैम्बलिंग ये सब स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। और कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो इसमें क्या क्या और सब्जेक्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग फैक्ट देख लेते हैं इसमें। जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसको निवारक नज़रबंदी भी कहा जाता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन से अनुच्छेद में ये, किस आर्टिकल में प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की गई है। चलो मैं आपको हिंट देता हूँ, ये फंडामेंटल राइट में आता है। ठीक, और प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात हो गई। और हम लोग इसमें देखते हैं और क्या हो सकता है। मैरिज एंड डाइवोर्स, शादी और तलाक जो है सॉरी, दोनों इसी में आता है कंकरेंट लिस्ट में। जंगल यानी फॉरेस्ट वन, जंगल नहीं फॉरेस्ट। ट्रेड यूनियन जो व्यापार संघ है, ये भी कंकरेंट लिस्ट का ही आइटम है। स्टाम्प ड्यूटीज ये कंकरेंट लिस्ट का है, ये ध्यान रखेंगे, इत्यादि, ये सारे जो है कंकरेंट लिस्ट के हैं। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, स्टेट लिस्ट में गैम्बलिंग को आप लोग याद रखेंगे। ठीक, यूनियन का ऑलमोस्ट हम सब जानते हैं, जो भी बिग टिकट प्रोजेक्ट होता है वो सारे यूनियन लिस्ट में आता है, तो उसको हम लोग वहाँ से निकाल सकते हैं ऑप्शन से। और कंकरेंट लिस्ट में जो स्पेसिफिकली याद रखेंगे कि क्रूएलिटी टू एनिमल तो है ही, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल, फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन भी है, मैरिज एंड डाइवोर्स है, फॉरेस्ट है, स्टाम्प ड्यूटी है, ट्रेड यूनियन है, और भी बहुत सारे हैं। कुल 52 आइटम है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर से कि इन द इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कम्स फर्स्ट। इसमें कहता है जो भारत में वरीयता दिया जाता है, जैसे एज फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट सिटीजन अपने कौन है, फर्स्ट सिटीजन, प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति को कहा जाता है। तो इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में प्रेसिडेंट, फर्स्ट सिटीजन राष्ट्रपति को कहा जाता है, प्रथम नागरिक। तो ये जो है ना पहले स्थान पे आते हैं, इसीलिए इनको प्रथम नागरिक कहा जाता है अपने देश का। ठीक, तब इसमें ऑप्शन जो है इस हिसाब से चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, चीफ इलेक्शन कमीशन, कैग, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी इसमें ए बी सी ये तीनों जो हैं सेम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में लाई करते हैं, तीनों एक ही रैंक पे रहते हैं। ठीक, और ये कुछ ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें तो जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसका बात कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट में अपने प्रेसिडेंट साहब हैं, सेकेंड में वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा उपराष्ट्रपति, ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात हो रही है। ऐसे क्रोनोलॉजी आपको याद रखना होगा, सीरियल नंबर वाइज। ठीक, तीसरे में प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं,
चौथा में राज्यपाल हो जाता है अपना। पाँचवा में फॉर्मर प्रेसिडेंट, पूर्व राष्ट्रपति जो होते हैं, पाँचवें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में आते हैं। फिर इसमें एक और लिस्ट है 5A, 6 से पहले 5A है, इसमें अपने उप प्रधानमंत्री आते हैं, डिप्टी PM, ठीक है। फिर छठा पे देखें तो छठे स्थान पे कौन है, तो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, मुख्य न्यायाधीश, और एक और हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष, ये भी जो है चीफ जस्टिस के साथ 6 नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पे लाई करते हैं। एक और देख लेते हैं 7, इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, तो कैबिनेट मिनिस्टर, ये तो ध्यान में रखेंगे। इसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता कहाँ, तो राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, ये जो है एक साथ ये होंगे। तो ये थोड़ा सा आप लोग रट लेंगे इसको ध्यान से। क्वेश्चन कई बार BPSC पूछा है, उसका फेवरेट क्वेश्चन है, 65th में भी पूछा, इससे पहले भी पूछा है, और आगे भी उम्मीद है कि किसी एग्जाम में पूछ ले हो, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द क्वेश्चन इज द एक्सप्रेशन सोशलिस्ट was introduced in the preamble of the Indian Constitution by which amendment। यानी ये सोशलिस्ट वर्ड जो है, यानी समाजवाद, समाजवाद शब्द जो है अपने प्रस्तावना में कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसके तहत इसको जोड़ा गया था। और क्या क्या शब्द जोड़े गए थे सोशलिस्ट के अलावा और क्या जोड़ा गया था, तो सेकुलर, पंथ निरपेक्ष, और इंटीग्रिटी, अखंडता। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी 42वां संविधान संशोधन की तरफ जोड़ा गया था। और इस संविधान संशोधन को, 42वां संविधान संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। आप सब जानते ही होंगे, ये बहुत नॉर्मल टर्म है ये सब। इसमें इसी संविधान संशोधन के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज अपने संविधान में जोड़ा गया था, जो कि आर्टिकल 51A के तहत आता है, ठीक, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। हाँ, एक और फैक्ट जो जनरली लोग नहीं ध्यान देते हैं, ध्यान देने की बात है, इसी 42वां संविधान संशोधन के तहत एक ऐसा बाइंडिंग जो है, मतलब मंत्री परिषद का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, मंत्री परिषद, इनका जो भी एडवाइस होगा वो राष्ट्रपति पे बाइंडिंग होता है, मतलब बाध्यकारी होते हैं उसके एडवाइस को मानने के लिए। मंत्री परिषद के एडवाइस को मानने के लिए राष्ट्रपति जो है बाध्य होते हैं। ये भी 42वां संविधान संशोधन के तहत ये प्रोविज़न लाया गया था। ओके, आइए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वोट ऑन अकाउंट इज मींट फॉर। वोट ऑन अकाउंट क्या है, तो सबसे पहले वोट ऑन अकाउंट जो है ये संविधान में अपने आर्टिकल 116 में मेंशन है, ये हम ध्यान में रखेंगे। अब ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा है। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, तो ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा कि अप्रोप्रिएटिंग फंड्स पेंडिंग द पासिंग ऑफ द बजट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है ये हम ध्यान देंगे। मतलब कि ऐसा प्रोविज़न है, एक स्पेशल प्रोविज़न है ये वोट ऑन अकाउंट, जो है एक स्पेशल प्रोविज़न है जब सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट में वोटिंग के द्वारा अपने खर्च के लिए जो भी पैसे की आवश्यकता होती है वो निकालता है। और किस सिचुएशन में निकालता है ये ध्यान देने की बात है, जब नए साल का बजट पास ना हुआ हो या रिलीज ना हुआ हो, या फिर इलेक्शन प्रोसेस चल रहा हो, या इलेक्शन आर अंडर वे, ठीक है। उस केस में वोट ऑन अकाउंट के तहत पैसे विड्रॉ किए जाते हैं, पार्लियामेंट वोट करता है उस पर, और फिर बाकी जो कुछ टेम्पोरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए कुछ खर्चा होता है उसका वहन होता है। और जनरली वोट ऑन अकाउंट जो है ना, उससे जो पैसे निकाले जाते हैं 2 मंथ्स के लिए, सामान्यतः
ऐसा हमेशा फिक्स नहीं है, लेकिन जनरली 2 महीने के लिए निकाला जाता है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। कह रहा है कि 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची जो है, कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। और इसी के तहत पहला संविधान संशोधन हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था कब? 1951 में। ये भी ध्यान रखेंगे। 1 मिनट, 1951। कई बार ये भी पूछा गया है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1951 में हुआ। और इस संविधान संशोधन के तहत कौन सा अनुसूची जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। और ये 9वीं सूची किस चीज़ की बात करता है? ये भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। भूमि सुधार इससे रिलेटेड है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, भूमि सुधार। और इसमें ये इतना खास क्यों है कि इसको क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है? तो देखिए, इसमें ये कहा गया कि 9th शेड्यूल में जो भी कानून पास किया जाएगा, इस शेड्यूल में जो भी लॉज स्टेट के हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, इस शेड्यूल में यदि प्लेस कर दिया गया तो इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा, चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान में हम लोग रखेंगे। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब हिंदी एज देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। कहते हैं कौन सा अनुच्छेद जो है हिंदी के देवनागरी भाषा देवनागरी लिपि को भारत का राजभाषा के रूप में मानता है, ऑफिशियल लैंग्वेज। एक होता है राज्य भाषा, एक होता है राजभाषा। तो ऑफिशियल लैंग्वेज मीन्स राजभाषा, ये ध्यान में हम लोग रखेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आर्टिकल 343 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल यहाँ लिख देते हैं हम, 343 में जो है हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज सेकुलर स्टेट। अब सेकुलर स्टेट की बात की गई है, तो बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज हो सकते हैं कि फंडामेंटल राइट में सेकुलर कैरेक्टर दिख रहा है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज में कुछ ऐसे ऑब्लिगेशन है जो कि एज ए सिटीजन हम लोग को ये ड्यूटी परफॉर्म करना होता है। लेकिन सेकुलर वर्ड, क्वेश्चन देखिए घुमा के पूछा है, सेकुलर वर्ड का बात किया गया, ये कहाँ मेंशन है? तो ये मेंशन है अपने प्रीएम्बल में। ठीक, ये हम ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि सेकुलर प्रोविज़न जो है आर्टिकल 25 to 28 में भी दिया हुआ है, ये हम ध्यान रखेंगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की जो बात करता है, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसकी बात की जाती है, उसमें भी अपना सेकुलर कैरेक्टर जो है, धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्ष जो कैरेक्टर है अपना देश का दिखता है। ठीक है, और सबसे बड़ा इस सेकुलर शब्द का मतलब क्या होता है? तो सेकुलर का मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स। ठीक, मतलब सभी धर्मों के साथ समान भाव और समान वार्तालाप होता है। ठीक है, ये हम ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और, ये सेकुलर शब्द शायद हम लोग पहले भी देखे हैं, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1976 में इसको प्रीएम्बल में एड किया गया था अपनी प्रस्तावना में। ओके, क्वेश्चन है व्हेन डिड द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया। अरे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत में कब शुरू हुआ? तो ये जो है 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या उद्देश्य था, ये भी जानना जरूरी है। तो इसका उद्देश्य कुछ है, हम लोग शॉर्ट में देख लेंगे कि एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन, स्पोर्ट्स, और ये जो लोकल गवर्नमेंट है या सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन जो भी है, स्थानीय स्वशासन है, इसको मजबूत करने की बात इसमें की जाती है। ये इसका ऑब्जेक्टिव था, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे कि मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट जो पुअर पीपल का है, गरीब गुरबा हैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में, उनके विकास के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया था, जो कि शुरू हुआ 2 अक्टूबर 1952 से। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द इंस्पायरेशन फॉर लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज डिराइव्ड फ्रॉम। कह रही है लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जो है बेसिकली कहाँ से हम लोग बोरो किए हैं?
तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो जाएगा। और ये फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? ये फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। ये भी डेट आप लोग याद रख लेंगे, ठीक। यहाँ पे एक दिख रहा है रशियन रिवॉल्यूशन, तो रशियन रिवॉल्यूशन हमारे रूसी क्रांति ये कब हुआ? 1917 में। और इससे हमने कौन सा कंसेप्ट बोरो किया? जस्टिस का, यानी न्याय का कंसेप्ट हम लोग अपने संविधान में जो लाए हैं ये रूसी क्रांति से लिए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग कैन बी डिक्लेयर नल एंड वाइड? कह रहा है कि जो शेड्यूल एरिया होता है, अनुसूचित क्षेत्र जो होता है, इसमें जो ट्राइबल लैंड होता है वो प्राइवेट पार्टी को माइनिंग के लिए किसी और अदर पर्पस के लिए यदि ट्रांसफ़र किया जाता है तो इसको नल एंड वाइड यानी इनवैलिड माना जाता है। ऐसा मतलब कौन से शेड्यूल में ऐसा कहा गया है, क्या प्रावधान है इसका? इसका आंसर जो हो जाएगा अपना 5th शेड्यूल हो जाएगा, 5वीं अनुसूची में। जैसा हम सभी जानते हैं कि 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची, इसमें जो है इसमें ट्राइबल एरिया का बात किया गया है या शेड्यूल एरिया। और 6th शेड्यूल में तो स्पेसिफिकली असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, इसको थोड़ा आप लोग याद रख लेंगे। जैसे ऐसे याद रखते हैं कि AM, TM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, या फिर ATMM, जैसे याद रखना है कि न्यूमोनिक्स बना के आप लोग याद रख लेंगे, ठीक। और ये बात जो अब शेड्यूल एरिया की बात होती है, तो शेड्यूल्ड एरिया, कौन सा एरिया को शेड्यूल एरिया माना जाता है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो अपने राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 244 सब क्लॉज 1 के तहत जिस क्षेत्र को भी यदि राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट घोषित कर दे ये शेड्यूल एरिया है तो उसको शेड्यूल एरिया माना जाएगा। वहाँ पे मतलब बाहरी लोग का जो एक्सटर्नल एग्रेशन जो होता है ये नहीं हो सकता है, ठीक है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फिर सेम क्वेश्चन है, ये एक बार UPSC में पूछा है 2019 में, और ये डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर BPSC में पूछ लिया है, तो इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। 5th शेड्यूल, आइए हम उसमें कुछ बात करते हैं। 9th शेड्यूल की बात करते हैं। तो 9th शेड्यूल में हम लोग देखे थे कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 था, उसके बाद 9th शेड्यूल लाया गया, लैंड रिफॉर्म डाला गया इसमें, लैंड रिफॉर्म। 12th शेड्यूल में क्या है? तो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, अर्बन लोकल बॉडीज, ये कब लाया गया था? तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ठीक, हम लोग ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है काउ स्लॉटर वाज बैंड बाय लॉ इन बिहार इन विच ईयर? कह रहा गौ हत्या जो है ये बिहार में कब से अवैध घोषित किया गया, इसको बंद कर दिया गया, ठीक। इसका आंसर जो जाएगा 1954 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब इसमें ये काउ स्लॉटर की जो बात है, आखिर बिहार ऐसा कैसे किया? तो ये DPSP जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट बार बार अपना कुछ नया कदम उठाते रहता है, ठीक है। तो जैसे इसमें आर्टिकल 48 है, इसके तहत जो है प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर का बात किया जाता है। तो इसके लिए स्टेट जो है अपना कानून बना सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि DPSP जो है मतलब इन्फोर्सिएबल नहीं है। अगर इसका हनन हो गया, इसमें जो भी प्रावधान है, तो जैसे अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है DPSP है, ये हम सभी जानते हैं। नीति निर्देशक तत्व जिसको कहा जाता है। तो ये यदि इसमें जो भी प्रोविज़न दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, उसको यदि लागू नहीं किया जाता या इसका हनन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, जैसे हम फंडामेंटल राइट के केस में चले जाते हैं। तो इसके लिए स्टेट जो है अपना कानून बनाता है, टाइम टू टाइम हर एक स्टेट कानून बनाते रहता है। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, तो ये ध्यान रखेंगे काउ स्लॉटर जो है बिहार में बैन कब से हुआ? तो 1954 से 1954। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मैक्सिमम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द लॉ कैन बी अपॉइंटेड टू द 243 मेंबर्स ऑफ बिहार असेंबली? तो देखिए बिहार विधानसभा में 243 सदस्य हैं, ये हम सभी जानते हैं। इसमें से कितने लोग को क्या कह रहा है मैक्सिमम मिनिस्टर, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने लोग रह सकते हैं? तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज में देखा था कि एक संविधान संशोधन हुआ था
91वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आया था, उसके तहत कहा गया था कि मात्र मात्र क्या मैक्सिमम 15% ऑफ मेंबर्स जो हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रहेंगे, एज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुने जाएंगे। ठीक, तो 15%, तो यहाँ पे टोटल कितना अपने पास सदस्य है 243। 243 का यदि 15% करते हैं तो इसका जो है ना 36 पॉइंट समथिंग आता है। ठीक है, तो आयोग ने इसका जो आंसर है 36 माना था, तो हम लोग 36 ही इसको लेके चलेंगे इसका आंसर। ठीक, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये अपना पॉलिटी का जो सीरीज चल रहा था ये ख़त्म हुआ। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचेंगे उसको मैं बीच बीच में ला के डिस्कस कर दिया करूँगा। और आगे जो हम लोग है बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में इंडियन ज्योग्राफी को देखने वाले हैं, इंडियन ज्योग्राफी। और हमारा पहला टॉपिक होगा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। इससे जो भी क्वेश्चन अभी तक बना है बीपीएससी में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके आसपास जो भी फैक्ट होगा, फैक्ट एंड फिगर्स होंगे, उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आप लोग ऐसे ही एंजॉय करें इस वीडियो को। चलिए, थैंक यू।